बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with a very important and conceptual subsection of science reasoning, that is physics reasoning. First of all, I would like to present you the big picture of this particular subsection. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, फिजिक्स रीजनिंग में से AKU के एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उन क्वेश्चंस को आप किस हिकमत अमली को अडॉप्ट करते हुए हल करेंगे, हम वो स्ट्रेटजी भी डिवाइस करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, हमने जो भी स्ट्रेटजी डिवाइस की होगी रिगार्डिंग सॉल्विंग द फिजिक्स रीजनिंग क्वेश्चंस, हम उस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। The scene here, physics reasoning, it constitutes almost 25% of science reasoning questions in AKU entry test. आप कह सकते हैं कि जो साइंस रीजनिंग का सब्जेक्ट होगा उसमें से 1/4 जो पेपर होगा ऑलमोस्ट, वो फिजिक्स रीजनिंग के क्वेश्चंस का होगा। एंड गुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स प्लस रीजनिंग स्किल्स ये रिक्वायर्ड होती हैं फॉर सेक ऑफ हायर स्कोरिंग इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। सो आपके पास, अगर आपने फिजिक्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को सही आंसर करना है एग्जाम में, तो आपके पास फिजिक्स के अच्छे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो रीजनिंग स्किल्स हैं ये अच्छी होनी चाहिए। Let's talk about the question format now. आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. So you see here, इसमें एक पैसेज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये मैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक पैसेज दिया जाता है जिसके साथ समटाइम्स कोई डायग्राम या ग्राफ एसोसिएटेड होते हैं, समटाइम्स नहीं भी होते हैं, राइट। सो मे बी यू हैव गॉट अ पैसेज ओनली, मे बी यू हैव गॉट पैसेज फॉलोड बाय अ डायग्राम, मे बी यू हैव गॉट अ पैसेज फॉलोड बाय अ ग्राफ, व्हाटएवर, एंड देन इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। सो पैसेज और डायग्राम या ग्राफ वगैरह देके फिर वो आपसे एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड आपने करना क्या होता है, योर जॉब इज टू इंटरप्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। जिस भी शक्ल में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसको आपने इंटरप्रेट करना है। एंड जो भी क्वेश्चन या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की रोशनी में उनको आंसर करना होगा। सो हियर वी हैव गॉट अ क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक पैसेज है और इस पैसेज के एंड पे ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसके अलावा ये डायग्राम भी गिवन है, राइट। सो यू हैव गॉट द पैसेज। नंबर 1 पे मैंने क्या बात की कि आपके पास पैसेज होगा और पैसेज के बाद फिर दिस पैसेज इट वुड बी फॉलोड बाय अ डायग्राम और अ फोटोग्राफ व्हाटएवर या और ग्राफ में भी। सो ये डायग्राम आपके पास आ गए। सो पैसेज, डायग्राम और ग्राफ, और थर्ड नंबर पे क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में व्हाटएवर, और उसके बाद फिर लास्ट पे आपके पास ऑप्शंस गिवन हो, राइट। सो आपने इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आपने गिवन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आंसर करना होगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए। ऑलराइट, सो ये है जी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट। जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं। द ड्राइंग शोज अ क्रॉस सेक्शन वेयर द लैंड मीट्स द सी। ठीक है, तो ड्राइंग जो ये क्रॉस सेक्शन दिखा रही है जहाँ पे लैंड जो सी से मिलता है। द सेक्शन कवर्ड इज 5 किलोमीटर्स। अब 5 किलोमीटर का सेक्शन जो है ये ओवरऑल कवर्ड है, तो ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में। ऑन अ हॉट डे इन विच डायरेक्शंस indicates by the 4 arrows A, B, C and D is the wind most likely to blow। तो गर्म दिन पे ये जो 4 एरोस गिवन है A, B, C and D, तो गर्म दिन पे किस डायरेक्शन में एयर जो वो ब्लो करेगी, उसके लिए फिर मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है। डाउनवर्ड्स टू द land or up into the air from the sea, or from the land to the sea, or from sea to the land, or whatsoever, so on। so देखिए ये है क्वेश्चन फॉर्मेट।
सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन फॉर्मेट को डिस्कस किया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे। सो इसके लिए जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है हमारे पास वो क्या है। सबसे पहले आपने पैसेज के साथ जो इवन क्वेश्चन है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, और इवन अगर उसके साथ कोई ना कोई डायग्राम या ग्राफ वगैरह है उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। और दूसरे मरहले पे आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले से ही आंसर एंटिसिपेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आप आंसर को ऑप्शन पे लोकेट करेंगे और पिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सबसे पहले हम पहले ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं, राइट, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्राइंग जो है इसमें क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जहाँ पे लैंड और सी दे मीट ईच अदर एंड द सेक्शन कवर्ड इज 5 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर का सेक्शन है, राइट। इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पे ये लैंड है, ग्रेजुअली यू आर गेटिंग दिस सी, राइट, ये सी आ गया आपके पास। और पूछा क्या जा रहा है, ऑन अ हॉट डे which directions indicated by the 4 arrows A, B, C and D is the wind most likely to blow। अब किसी गर्म दिन पे जो एयर है वो किस डायरेक्शन में ब्लो करेगी। सो ये जहाँ पे एक जनरलाइजेशन है जो कि आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, कि जो हवा है वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके का रुख करती है। से अगर गर्म दिन होगा तो उस गर्म दिन पे क्या होगा कि जो लैंड पे जो एयर है ये गर्म होके हल्की होके ये ऊपर उठेगी, और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। जबकि जो सी है, सी क्या होगा कि जहाँ पे जो वाटर है तो गर्म दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रही होगी, सो उस इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होगी। सो सी की जो सरफेस की जो एयर होगी वो रिलेटिवली कूलर एयर होगी। सो जब गर्म दिन होगा तो यहाँ पे लैंड पे गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठी, वैक्यूम क्रिएट हुआ, और जो कूल एयर है ये सी से लैंड की तरफ रश करेगी ऑन द हॉट डे, राइट। सो जो मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन होगी वो सी टू लैंड होगी, यानी कि इस डायग्राम में जो डी से शो है कि सी से लैंड की तरफ हवा चलेगी, राइट। सो इसमें अब आप देखें कि जो ऑप्शंस गिवन है, अब उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है डाउनवर्ड्स ऑन टू द लैंड। तो डाउनवर्ड्स ए डायरेक्शन में इसलिए नहीं हो सकती है कि ऑफ कोर्स हवा ने तो उल्टा गर्म होकर ऊपर उठना है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। फिर अप इनटू द एयर फ्रॉम द सी, कि अब सी से भी जो एयर है वो अपवर्ड्स नहीं जानी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है, हवा यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्म हवा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। सी फ्रॉम द लैंड टू द सी, तो देखिए वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो कैसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां से सी की तरफ एयर कैसे जा सकती है, तो सी भी पॉसिबल नहीं है। सो वी आर लेफ्ट विद द ओनली विद द जी। बाय द वे, खैर ये तो हमने साइंटिफिकली भी देख लिया कि किस तरह से ठंडे से गर्म इलाके की तरफ जो हवा है ये मूव करती है, लेकिन आप जनरलाइजेशन भी जहन में रख सकते हैं कि जो दिन के टाइम पे हवा समंदर से लैंड की तरफ चलती है, सी से लैंड की तरफ चलती है, एंड एट द नाइट टाइम द एयर इज डायरेक्टेड फ्रॉम लैंड टू द सी। तो नाइट टाइम पे ये काम अपोजिट होता है। तो अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इस जनरलाइजेशन को यूज करते हुए भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने स्ट्रेटजी को देखा। देखिए, हमने स्ट्रेटजी के मुताबिक सबसे पहले हमने पैसेज को पढ़ा और उसके साथ क्वेश्चन को पढ़ा, और हमने जो गिवन डायग्राम है उसको अंडरस्टैंड कर लिया। फिर हमने इसको सॉल्व करके आंसर को पहले एंटिसिपेट कर लिया। हमें समझ आ गई कि भाई उन्होंने पूछा कि हवा किससे किस डायरेक्शन को चलेगी, हमने पहले ही क्वेश्चन को पढ़ के हमने इसको सॉल्व कर लिया कि भाई ये सी टू लैंड आएगी हवा। फिर हमने उसी आंसर को ऑप्शंस में ढूंढा और उसको जाके जहां पे हमें मिला हमने उसको पिक कर दिया, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेटजी टू आंसर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।
मिली है महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD कैट में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। Monochromatic light falls on a metal surface that has work function of 6.7 into 10 raised to the power minus 19 joule. So monochromatic light है और इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन वो कितना है उसकी वैल्यू गिवन है। Each photon has an energy of 8.0 into 10 raised to the power minus 19. So एक वर्क फंक्शन आपके पास गिवन है, दूसरे नंबर पे जो एनर्जी है ये भी गिवन है और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बता दी गई है, ये 6.63 into 10 raised to the minus 34 joule per second एंड और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बता दिया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the minus 19 joule। सो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, कि जो फोटोन की जो एनर्जी है अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगी। अब देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो ना जो ओवरऑल एनर्जी है, देखिए यहाँ पे एनर्जी आपको गिवन है ऑलरेडी किस शक्ल में, आपको जो एनर्जी है ये जूल्स में ऑलरेडी गिवन है, राइट। और आपको बता दिया गया है रिलेशनशिप जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे। तो अब आपने सिंपली जो जूल्स में जो एनर्जी है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर आप गौर करें कि जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the minus 19 joule is equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 joule जो है 1 over 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। एंड जो एनर्जी जो है फोटोन की जैसे 8.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the minus 19 joule, तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू 8.0 into 10 raised to the minus 19। सो यूनिट फॉर्मूला से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल आएगा, राइट। सो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो इवन फिजिक्स का भी कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी 5। ऑफ कोर्स 5 यहाँ पे हमने जवाब निकाल दिया है, अगर आप ऑप्शंस में ढूंढेंगे लेकिन 5 आपको मिल गया तो यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, अगेन ये पैराग्राफ सेम है, इसमें वर्क फंक्शन दिया गया है और अगेन आपको एनर्जी दी गई है और प्लांक्स कांस्टेंट दिया गया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बता दिया गया कितने जूल के इक्विवेलेंट है। पूछा आपसे क्या गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इन हर्ट्ज। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है फोटोन की कितनी होगी। तो इसमें देखें कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू HF, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू HF, राइट। सो हम इस फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। E इज इक्वल टू HF, E एनर्जी है, H जो है ये ऑफ कोर्स प्लांक्स कांस्टेंट और F फ्रीक्वेंसी है। सो एनर्जी भी हमारे पास गिवन है, प्लांक्स कांस्टेंट भी हमें पता है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना है।
So pretty simple. F is equal to E over H. So अब sorry E is equal to HF है, तो accordingly F जो है HF would be equal to E over H. तो इसके लिए जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, राइट, सो E की वैल्यू पुट करेंगे which is 8.0 multiplied by 10 raised to minus 19 and H की वैल्यू पुट करेंगे 6.63 multiplied by 10 raised to minus 34. तो आपके पास जो आंसर है फाइनल वो निकल आएगा, that would be F. It will turn out to be 1.2 into 10 raised to minus 15. So best response जो हमारे पास यहाँ पे होगा that would be Charlie. Another question. अब देखिए इसमें भी again जो पैराग्राफ है वो सेम गिवन है as it was in the previous question. अब पूछा क्या है, what is the maximum kinetic energy in joule of the photoelectrons emitted by the substance. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जाउल में कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है, वर्क फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है और काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी, राइट। सो इसमें आप देखें इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सो इसमें अगर हम देखें कि इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करें तो 8.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 19, राइट, और इससे आप माइनस करें 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, तो अल्टीमेटली आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो व्हिच विल टर्न आउट टू बी, देखिए आप जैसे 8 में से सिंपली 6.3 अगर आप माइनस करेंगे, राइट, सो इट विल टर्न आउट टू 1.3, क्योंकि ये 10 रेज़ टू माइनस 19 है दोनों तरफ, तो इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस सेंस में कि कैलकुलेशन में ये स्ट्रेट अवे इसने ऐसा आ जाना है। So 1.3 multiplied by 10 raised to minus 19 joule. So ये होगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। सो आप इस आंसर को ढूंढेंगे ऑप्शंस में, आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन के अंदर ये मौजूद है, so alpha would be the best response to this question. Another question, the graph which shows most nearly the variation of the pressure of the gas against its volume at the constant temperature is, देखिए कि कहा गया कि ग्राफ which shows most nearly the variation of pressure of a gas against its volume at constant temperature. अब देखिए कौन सा लॉ है जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस बताता है अगेंस्ट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर? आंसर इज बॉयल्स लॉ, राइट। और सो द बॉयल्स लॉ, द प्रेशर ऑफ अ गैस इट वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम, राइट, और ग्राफ अल्टीमेटली जो बनेगा वो बनेगा हाइपरबोला। सो हाइपरबोला इसमें से हमारे पास कौन कौन से हैं, सी और बी, ये दो हाइपरबोला है। इसमें से भी कौन सा हमारा रिस्पांस होगा, देखिए चॉइस बी में एक फॉल्ट है, राइट। फ्लॉ इसके अंदर क्या है कि चॉइस बी के अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम है वो गैस का वो जीरो कर दिया गया, राइट। से हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर, देखेंगे जो वॉल्यूम है वो अल्टीमेटली वो जीरो कर दिया गया है। सो जीरो वॉल्यूम जो वो पॉसिबल नहीं है, इतनी कंप्रेस गैस नहीं की जा सकती। सो ऑफ कोर्स बी इसलिए रूल आउट हो गई। सो बेस्ट रिस्पांस टू आवर क्वेश्चन दैट वुड बी चार्ली, राइट। सो चार्ली इज द बेस्ट रिस्पांस। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 wheels are touching so that they all turns if any one turns. So कोई एक भी अगर टर्न करे तो सारे घूमते हैं। Which wheel turns the same way as R? अब R के जैसा जो वो कौन सा व्हील टर्न करेगा? सो आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या हमारी होनी चाहिए कि चूंकि उन्होंने R को फिक्स किया है और उन्होंने ये पूछा है कि R की डायरेक्शन में कौन सा व्हील टर्न करेगा, राइट। सो अगर हम R को घुमाएंगे, से अगर हम R को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बाकी दोनों जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, राइट। सो इसलिए इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा वो ये होगा कि P और M व्हील्स इन दोनों में से कोई भी R की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सो इन्होंने जिस भी डायरेक्शन में जाना है वो R की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही होगी। सो चूंकि इन्होंने पूछा है कि R के बारे में पूछा है कि R के साथ R की डायरेक्शन में कौन सा जाएगा, R की डायरेक्शन में ही कौन सा टर्न करेगा, तो R से ही स्टार्ट करें। अगर आप इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज तो बाकी दोनों चाहिए एंटी क्लॉकवाइज या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, राइट। सो इसलिए जो बेस्ट रिस्पांस होगा हमारा दैट वुड बी चार्ली। अनदर क्वेश्चन देखिए आप कि a ship 4000 meters from a large cliff sound a short note 222 hertz on its foghorn.
सो जो हॉर्न इसका फॉग में यूज होता है, फॉग में यूज होता है ऑफ कोर्स फॉर वार्निंग। तो वो जो क्या करता है, वो 4000 मीटर दूर है एक बड़ी चट्टान से, और वो जो है वो 222 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो शॉर्ट नोट है उसको, वो साउंड जो है उसको से कि वो जो हॉर्न है वो प्रोड्यूस करता है, फॉग हॉर्न। The speed of the following sound is 335 मीटर पर सेकेंड। क्या, तो जो स्पीड है वो 335 मीटर पर सेकेंड है। Assume the speed of 331 मीटर पर सेकेंड at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्पीड दे दी है, लेकिन कि 331 होगी, लेकिन एक्चुअली जो स्पीड है वो 335 है। अब आपसे पूछा क्या है, the time required for the sound to reach the cliff is approximately। अब कितना टाइम लगेगा साउंड को क्लिफ तक पहुंचने के लिए। सो हमारे पास एक शिप है, राइट, सो वी हैव गॉट द शिप एंड वी हैव गॉट द क्लिफ। उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी बता दी साउंड वेव की, राइट, और उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि 4000 मीटर क्लिफ से दूर है। सो हमें दो चीजें बता दी, फ्रीक्वेंसी बता दी और डिस्टेंस बता दी। तो पूछा ये कि भाई टाइम कितना लगेगा इस फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्लिफ तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला है दैट इज S is equal to VT or D is equal to VT. So D is representing the distance, right? So V is representing, of course, the overall. V is representing the velocity, right? So velocity is also given here, and the D is representing the time. So D is equal to VT, then D is equal to D over V. So D हमें given है 4000 meters, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और 335 मीटर जो है वो गिवन है V, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, एंड आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, 11.9 सेकेंड्स, राइट। सो ऑलमोस्ट 12 सेकेंड लगेंगे। सो यू सीन हियर, अब अगर हम ऑप्शंस में इसको सर्च करें, हियर वी हैव गॉट द 12 सेकेंड्स। सो सिंपली इस इक्वेशन पे ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस पे आपने S इज इक्वल टू VT का फॉर्मूला लगाया और इससे आंसर आपके पास निकल आया। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए
और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। नेक्स्ट अब देखते हैं, सेम अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। द टाइम बिटवीन द साउंडिंग ऑफ द फॉग हॉर्न एंड द टाइम द एको इज हर्ड ऑन द शिप इज अप्रॉक्सीमेटली। कि टाइम जो कि लगा है, देखिए टाइम बिटवीन द साउंडिंग ऑफ द फॉग हॉर्न एंड द टाइम द एको इज हर्ड ऑन द शिप। अब देखिए कि से हमारे पास यहाँ पे शिप है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास से ही क्लिफ है। सो पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में साउंड को कितना टाइम लगा। आंसर इज 12 सेकंड्स। अब पूछा ये क्या है कि भाई यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लिफ के साथ स्ट्राइक करके वापस एको प्रोड्यूस होके वापस एको जो सुनी जाएगी शिप के ऊपर, तो शिप पे वापस आने पे कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स तो 12 सेकंड अगर क्लिफ तक पहुंचने में लगे हैं तो वापस आने तक 12 सेकंड लगेंगे, राइट। सो अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी 24 सेकंड्स। सो इसमें अगर आप देखें कि आप वन वे जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लेंगे, वही S = VT फॉर्मूला के जरिए, राइट। और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें साउंड के क्लिफ तक पहुंचने का और फिर एको के वापस पहुंचने का जो टाइम है वो शामिल है, राइट। सो इट विल टर्न आउट टू बी 24 seconds. So delta would be the best response to this question. So another question from the same paragraph. The wavelength of the sound in air is approximately. अब wavelength आपसे पूछी गई है। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि V = F लैम्डा। तो जो V है ये भी गिवन है, इसके अलावा जो F है ये भी गिवन है, लैम्डा आपने फाइंड करना। सो लैम्डा = V/F। सो आपने लैम्डा में 335/225 222 ये अपने वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, राइट। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी ऑलरेडी, राइट। सो स्पीड भी गिवन थी, तो लैम्डा जो है टर्न आउट टू बी 1.5 मीटर। सो 1.5 मीटर अगर आप ढूंढेंगे ऑप्शंस में, डेल्टा इज हैविंग 1.5 व्हिच इज द करेक्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन देखिए आपके 40 न्यूटन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड एंड देन रिलीज्ड। 40 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है, उसको 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड लिफ्ट किया गया और फिर रिलीज कर दिया गया, ऑलराइट।
just before it hits the ground, the object's kinetic energy will be in joules. Just before hitting the ground, अब ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? अब देखिए आप कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 40 न्यूटन, ऑब्जेक्ट लिफ्टेड 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड। इसके लिए हम देखें कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि देखें से के हमारे पास कि ओवरऑल ये एक 40 न्यूटन का ऑब्जेक्ट था, इसको हमने 10 मीटर इसको रेज कर दिया 10 मीटर, और पूछा आपसे ये जा रहा है कि अगर इसको यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो वापस जस्ट ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी? सिंपली जब हमने इसको रेज किया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड हुई, एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम पुट करके ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और mg हमें पता क्या है कि mg जो है दैट इज वेट, राइट, व्हिच इज ऑलरेडी गिवन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू wh, mg इज इक्वल टू w, राइट, सो इज इक्वल टू wh। सो w की जो वैल्यू गिवन है 40 है, और h की जो वैल्यू है ऑफ कोर्स जो हाइट है दैट इज 10, सो इट विल टर्न आउट टू बी 400, राइट। सो 400 जूल्स जो होगी ये इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी जब इसको हमने 10 मीटर हाइट पे लेके गए थे, और ऑफ कोर्स जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। अनदर क्वेश्चन सेम हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज फॉलन 4 meters and is 6 meters above the ground, its kinetic energy will be in joules। देखिए कि अब इसमें अब आपको ये बताया गया है कि देखिए कि ये आपके पास से ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 40 न्यूटन का ऑब्जेक्ट इसको लिफ्ट किया और 10 मीटर हाइट तक ले गए, तो इसके अंदर हमने जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कह रहा है कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज फॉलन 4 meters, अभी 4 मीटर नीचे तक आ गया, सो 6 मीटर की हाइट पे आ चुका हुआ ऑब्जेक्ट। ये 10 मीटर था, सो 10 मीटर से ये 6 मीटर की हाइट तक आ गया होगा। अब ये कहा पूछा जा रहा है कि अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? ऑफ कोर्स अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यू सीन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो हमें पता चल गया कि वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर अबव द ग्राउंड जो पोटेंशियल एनर्जी है 40 to 10 is equal to 400 जूल है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जी 400 जूल, राइट। अब हमने 10 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हम 6 मीटर पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी 40 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट, इज इक्वल टू 240। सो 6 मीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 240। सो अब 400 थी इसकी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर हाइट पे, 240 रह गई 6 मीटर हाइट पे, तो ऑफ कोर्स 10 मीटर से 6 मीटर तक आते आते इसकी जो एनर्जी कहाँ गई, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो कन्वर्ट हो गई टू द काइनेटिक एनर्जी। सो जो डिफरेंस होगा इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का एट डिफरेंट हाइट्स दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप देखिए डिफरेंट द पोटेंशियल एनर्जी in the kinetic energy with the object required, the difference in potential energy is the kinetic energy which the object has acquired, right? So kinetic energy is equal to 400 minus 240, 160 joule। so देखिए ये भी apparently ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस के साथ इसको सोचें, थोड़ा सा कोरिलेट करें अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट। Okay, so that's all about the physics reasoning। अब ये जो ऑफ कोर्स इसमें ये मैंने जस्ट पैटर्न क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ दे दिए हैं, और अब आपने ये करना है कि आपने जो हमारा डॉक्टरेट का क्वेश्चन बैंक है वहां पे जाके फिजिक्स के, साइंस रीजनिंग के, फिजिक्स ओवरऑल जो एमसीक्यूज हैं इनकी बेताशा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हम सबकी आप लोग प्रैक्टिस करें, सो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपको आएंगे। ओवरऑल तो ऑफ कोर्स आपकी जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है उसी ने आपको हेल्प करना है इन डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने के हवाले से, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि पास या एक्चुअल पैटर्न क्वेश्चंस हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी ब्रेन ट्रेनिंग हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हवाले से। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स रीजनिंग।
Thank you very much. Allah Hafiz. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.